कहता हूँ, मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय मानवीय तो नहीं ही है, दानवीय तो है ही, एक नरसंहार में शामिल है और उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। जबकि ये चिकित्सा अधीक्षक महोदय का इतिहास देखेंगे तो इससे पहले ब्लड बैंक में इसके ऊपर सत्यापित भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार के सत्यापित सबूत हैं। जीवन जीने के मूल्य भी एक विचारधारा हो गई है कि अगर आप मेरे विचारधारा के हैं तो आपको जीवन जीने का अधिकार है, और अगर आप मेरी विचारधारा के नहीं हैं तो आपको जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है। हृदय की बीमारी जो है आज ऐसी बीमारी नहीं रह गई है जो पहले कही जाती थी कि ये बीमारी अमीरों की बीमारी। ये बीमारी अब आम व्यक्ति की बीमारी है। भारतवर्ष में मौत की सबसे प्रमुख वजह है। ये बीमारी युवाओं की बीमारी बन चुकी है जो हमारे समाज की रीढ़ है और हमारे देश के आधी जनसंख्या में जो मतलब अगर आप मौत के आंकड़ों को एनालिसिस करेंगे तो अगर 100 मौतें होती है तो 50 मौतें 50 से कम आयु वर्ग के युवाओं में हो रही है। अगर हृदय आघात के आंकड़ों को आप देखेंगे तो अगर 100 आदमी को हृदय आघात होता है तो कम से कम 35 लोग या 33 लोग जो है उसकी आयु 40 साल से भी कम होती है। आप इमेजिन करिए 40 साल की उम्र जब आपको नौकरी मिलती है, बहुत जो कि बिरले है आजकल, किसी किसी नसीब वाले को मिलती है, और जिसको भी मिलती है उसके भी उस अर्निंग पीरियड ऑफ लाइफ में ये एक रुकावट खड़ी हो जाती है। अब बात ये है कि ये पृष्ठभूमि बताना जरूरी था कि क्यों मैं आंदोलन कर रहा हूँ। अब मैं ये समझता हूँ कि ये समाज जो है हमारा भारतीय समाज जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है जिसमें कुछ लोग अमीर और ज्यादा लोग गरीब हैं, और सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर हमारे पास जो अपने इलाज को आते हैं और जिनको वास्तविक में जिनके हक और हुकूक और जिनके अधिकारों की लड़ाई जो है लड़ने की जरूरत है, वो है कमजोर वर्ग। मजबूत वर्ग तो अपना अधिकार खुद लड़ ही लेता है और जहां भी होता है हासिल कर ही लेता है। तो हमारे पास सरकारी अस्पताल में सिर्फ ये गरीब बेचारे आते हैं अपने इलाज के लिए। और भारतीय संविधान जो है हर व्यक्ति के जीवन और मूल्य की बराबरी को एक समान मानता है, और हमारे जैसे मानवीय लोग भी उनके जीवन के मूल्य को बराबर मानता है कि उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक तरह के वो उनका भी जीवन उतना ही बहुमूल्य है जितना कि किसी ज्यादा पैसे वालों का। लेकिन होता यह है कि बेचारे वो इलाज को बीमार होने के बाद जब अस्पतालों में आते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवा पाए, और उसके पास सिर्फ एक विकल्प होता है कि वो सरकारी अस्पताल को ही ज्यादातर चुनते हैं और मजबूरी में चुनते हैं। और अगर कुछ दिन के लिए गलती से भी प्राइवेट अस्पताल में चले गए तो जो भी पैसे थे सब गंवाकर अल्टीमेटली फिर अपने इलाज के लिए वो सरकारी अस्पतालों में ही आने को मजबूर कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं। अब जब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अगर आप देखें तो अगर आप इस आसपास में देखें, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ये सब तराई बेल्ट में अगर आप देखें आसपास में तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है जहां पर कि कम से कम 6 से 8 या 10 करोड़ जनता जो अपने स्वास्थ्य के अधिकारों के लिए यहाँ पर इलाज के लिए आती है। और अगर यहाँ पर उनको और अगर उचित इलाज ना मिले और आने के बाद उनको लौटा दिया जाए तो ये बड़ा ही दुखद पहलू होगा। इसीलिए हमने काफी पहले से इनके कई बार आंदोलन किए, 3 बार आमरण अनशन किया, 1.5 साल तक सस्पेंड रहा, फिर से ड्यूटी में आया, फिर आंदोलन कर रहा हूँ। आगे क्या होगा पता नहीं है, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये असली इतने लड़ाई के बाद जो यहाँ पर स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए जो प्रधानमंत्री जी के प्रयास में एक बिल्डिंग बनाता है जिसको शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कहते हैं, कि जो सुपर स्पेशलिस्ट केयर जो है उसको बेहतर किया जाए इस देश में। ये हम लोग की मांग थी जिसको सरकार ने मानी थी और बनवाई थी इसके लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हुआ कि हम ही लोग आंदोलन करके इस बिल्डिंग को बनवाए, और आज और उसकी जो हृदय विभाग जो है, जो भी किसी भी अस्पताल की मतलब मूल आत्मा होती है यानी हृदय होता है जिससे कि वो पूरी प्रणाली समझी जानी या पहचानी जाती है। और उस अस्पताल के हृदय विभाग में पहले जो थी 45 बेड हुआ करते थे हमारे पास, और अब उनको घटाकर विकास जो है उनको घटाकर किया जा रहा है 41 की तरफ। मेरा ये कहना है और इसके पीछे आर्गुमेंट है कि ये
ना सिर्फ मतलब ये 41 जुड़े, बल्कि मेरा ये कहना है कि ना सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मेरा ये कहना है कि आज हृदय की बीमारी इतने गंभीर रूप से हमारे युवाओं में और देश में एक आग, जंगल की आग की तरह तेजी से फैल रहा है। उसको नियंत्रित करने के लिए मैंने सरकार को सुझाव दिए हैं कि कम से कम 50 नए डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख देख के एरिया पर कि कहाँ अस्पताल है और कहाँ नहीं है, इस तरह से फोकस्ड 50 सेंटर्स कम से कम, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा जरूरत है। साउदर्न इंडिया में तो कुछ डेवलप है वहां पर। सो मिड एंड नॉर्दर्न इंडिया में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और इधर के बिहार, झारखंड, इस तरह के इधर का जो एरिया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग को लगता है, हम लोग अनभिज्ञ हैं इस बीमारी के बारे में, ये जो महामारी चल रही है, और हम देखिए कि इस बीमारी की शुरुआत जो होती है, इसका एक विस्फोटक रूप शुरू होता है जब भारतीय समाज जो है पूंजीवाद की तरफ 90 के दशक में बढ़ता है। कोविड की तुलना जो बहुत बड़ी महामारी थी, इसलिए मैं एक रेफरेंस की तरह यूज करूंगा कि पूरे कोविड में भारत में अगर आप सरकारी आंकड़े देखेंगे तो 6.5 लाख क्लेम करते हैं कि इतनी ही डेथ हुई। पूरी दुनिया में अगर आप देखें ये आंकड़े तो 65 लाख क्लेम किया जाता है। लेकिन अगर आप हृदय से संबंधित बीमारियां, जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज कहते हैं, भारतवर्ष में 1 साल के अंदर सिर्फ एक बीमारी से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से 65 लाख लोग मरते हैं। यानी कि पूरे कोविड से पूरी दुनिया में जितनी मौतें हुई, वो सिर्फ भारतवर्ष में उतनी मौतें हर वर्ष हो रही है। और इतनी बड़ी महामारी के लिए अगर इतने मतलब 8-10 करोड़ आबादी में सिर्फ आप 45 बेड पहले से ही बहुत कम थे, उसमें एडिशन होना था 41, 90 या उससे 100 प्लस, या मेरा तो कहना है 150 होना चाहिए। लेकिन कम से कम इसके एडिशन तो होने ही चाहिए। और मजेदार बात यह है कि दोनों ही एरिया असाइंड जो है वो कार्डियोलॉजी विभाग को है। ये भी जो है एरिया असाइंड कार्डियोलॉजी विभाग को है, और पहले के भी एरिया जो है असाइंड कार्डियोलॉजी विभाग को ही है। और उनको अनाधिकृत तौर पर जो पहले के असाइंड एरिया है उसको छीनना चाहते हैं। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विकास जो है 45 से 41 नहीं होता, 45 से 90 विकास होता है। ये डॉक्टर साहब, ये किस अधिकारी का मतलब आपके हिसाब से कारनामा है? क्या सीएमओ इसके लिए जिम्मेदार है, वीसी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? हमारे यहाँ जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये हैं प्रोफेसर के गुप्ता जी। ये हमारे चिकित्सा अधीक्षक हैं, और मानसिक तौर पर हमें लगता है कि ये थोड़ा असंतुलित व्यक्ति हैं। और मानवीयता हर चिकित्सक की पहचान होती है, लेकिन उनके पास जो है मानवीयता नाम की कोई चीज नहीं है। और ये इतने अमानवीय, जिससे पहले इन्होंने हमारे ही कैथ लैब के ऊपर, इससे पहले हमारे नए कैथ लैब इसी बिल्डिंग में बनी थी, उस पर भी इन्होंने ताला लगा रखा था। उसके लिए भी इससे कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले, हमने काफी सारे संघर्ष किए, तब जाकर वो उसकी इलाज, मतलब ऑपरेशन के बगैर उससे भी लोग मर रहे थे। फिर बहुत मुश्किल के बाद 2-4 महीने संघर्ष करने के बाद वो खुला। अब क्या है कि ये 41 बेड पर इस पे भी ताला लगा हुआ है। इस ताला को डिजिटल लॉक कहते हैं। डिजिटल लॉक इसलिए कहते हैं कि एडमिशन सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया, और आप कोई भी एडमिशन को कंप्यूटर में ब्लॉक करके इनविजिबल कर सकते हैं, तो उनकी विजिबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो होता आज ये है कि बहुत ही गंभीर मसला है कि हमारा खुद का ये विभाग का ही, ये भी है विभाग का भी, वो भी है, वो विभाग के ही चीजों को लेना चाहते हैं, लेकिन जो कि उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें फायदा ये है कि उनको लगेगा कि हम जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे तो हम अपने विभाग का बहुत विस्तार किया। मतलब जैसे अंग्रेज पहले नहीं करते थे, उसका सूरज कभी डूबता नहीं था, तो उसी तरह की एक मानसिक सोच है। जबकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे मेडिकल चिकित्सा प्रणाली में जब विकास हुआ, तो पहले एमबीबीएस हुआ करता था कि मेडिकल केयर, फिर स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर हुआ, जिसमें एमडी मेडिसिन के डॉक्टर, एमडी के डॉक्टर पैदा हुए। उसके बाद सुपर स्पेशलाइज्ड केयर, उसमें भी डेवलप हुए। तो आज का जमाना सुपर स्पेशलाइज्ड केयर का है। आज एमडी का, एमबीबीएस का जमाना नहीं रहा है। तो वो एक एमडी मेडिसिन में आज क्या हुआ, जो मेडिसिन विभाग में अलग अलग सुपर स्पेशलिटी विभाग
बन गए। जैसे आप आम आदमी में भी जाएंगे तो उसको अगर पेट की जरूरत दिक्कत होती तो वो मेडिसिन में दिखाने पहले जाते थे, लेकिन अब वो गैस्ट्रो में दिखाने जाते हैं। अगर उसको जी, दिमाग की बीमारी हुई तो मेडिसिन में दिखाने नहीं जाएंगे, पहले जाते थे वहां पर। लेकिन जी, अब उनको पता है न्यूरोलॉजी में ये इलाज होता है। अगर उसको सीने में दर्द होगा तो कार्डियोलॉजी आएंगे, वो फिर से मेडिसिन नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब जब स्पेशलिटी डिपार्टमेंट डेवलप हो गया, जो कि आज की वास्तविकता है, तो ज्यादा से ज्यादा बेड्स जो है स्पेशली डिपार्टमेंट को मिलने चाहिए। और देखिए यहाँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ये अभी जो बेड डिस्ट्रीब्यूशन जो वो करना चाहते हैं उसके आधार पर सिर्फ दो विभाग, यानी कि मेडिसिन और सर्जरी के बेड अगर मिला दिए जाए तो वो पूरे जो नई सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बनी है उसके बेड के बराबर हो जाएगी, या उससे भी मतलब ज्यादा भी हो सकती है। अभी दो ही डिपार्टमेंट मिलके 330 बेड कब्जा करना चाहते हैं, जबकि अभी के उनके वास्तविक जो है लगभग 200 के आसपास, 200 पौने 200, 200 के आसपास है, 200 बेड है अभी अभी प्रेजेंट कंटेक्स में। और इसको वो बढ़ाकर, दोनों मिलाकर जो है उसको बढ़ाकर प्रेजेंट कंटेक्स को ये करना चाहते हैं 330। कि जब इतने गंभीर मसले को जब मैं उठा रहा हूं तो उनको लगता है कि ये एक विचारधारा की जंग, यही इलाज नहीं, जीवन जीने के मूल्य भी एक विचारधारा हो गई है कि जी, अगर आप मेरे विचारधारा के हैं तो आपको जीवन जीने का अधिकार है, और अगर आप मेरी विचारधारा के नहीं हैं तो आपको जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है। ये लड़ाई बहुत ही मूल भावना, मूल इसमें जड़ में पहुंच गई है। और अब बताइए कि मैं इस आर्गुमेंट में बताया कि भाई साहब ये बताइए कि आप डॉक्टर साहब हैं, आप बताइए जो व्यक्ति आता है उस हर व्यक्ति, क्या वो आपकी जाति, आपकी धर्म और आपकी विचारधारा का व्यक्ति नहीं होता है जिनको इस बेड पे ताला लगे हुए के कारण रिफ्यूज होते हैं। और अब इतने गंभीर मसले पर क्या हुआ कि इन लोगों को मैंने पहले लिखा है लगातार कि आपने पिछले, आप समझिए कि जब से ये ब्लॉक किया है पिछले 9 महीने के अंदर 12,000 पेशेंट को हमने रिफ्यूज किया है जिसको हम बेड दे सकते थे। यानी उसमें ज्यादातर लोग गरीब हो गए हैं, और कुछ लोग उसमें से अपनी, जिनकी जान बचाई जा सकती है उनकी मौतें हो गई। Excuse me। और ऐसा ही एक कंप्लेंट आया जो हम कह रहे थे, ये सब हमारे लेटर में लिखा है, पहले इसकी मैंने आगाह किया था। और हमने जब चिकित्सा अधीक्षक महोदय को लिखा ये पत्र तब भी बताया था गुप्ता साहब को, और अपने वीसी साहब को जब मैंने पत्र लिखा है, और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सबको जब हमने ये बातें लिखी है, उस समय पहले हमने कहा है कि इनसे इलाज नहीं मिलने से ऐसे लोगों का बिना चिकित्सा अधिकार जो उनको मिल नहीं रहा है और वो बिना इलाज के मर रहे हैं। और वो साबित तब हो गया जब आज से कुछ दिन पहले एक बच्चे ने अपने दादी की मौत पर आहत होकर एक कंप्लेन लेटर लिखा सीएमओ वाराणसी को, और उन्होंने फिर इसको जांच के लिए भेजा चिकित्सा अधीक्षक महोदय को। तो मेरे मेरे जो कथन थे वो सत्य दिख रहे हैं। और अगर ये चिकित्सा अधीक्षक, इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूं कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय मानवीय तो नहीं ही है, दानवीय तो है ही, एक नरसंहार में शामिल है। इस 41 बेड पर ताला लगाकर वो कितने लोगों को जिनकी जानें बचाई जा सकती है उनके साजिशन उन्होंने हत्या करवा दी, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी उनकी समझ होगी, वो मानवीय होंगे डॉक्टर होने के नाते भी, तो उनको पता है कि अगर इलाज नहीं देंगे, और जिन ये हृदय इतना गंभीर मसला है जहां मौत और जिंदगी का फासला जो है मिनटों में होता है, घंटों में होता है, वहां पेट की समस्या, किडनी की समस्या और दूसरी समस्या नहीं है जहां आपको संभलने का वक्त मिलता है। और इस तरह से साजिशन, अगर आप मास मैसेकर में कहता हूं कि उसमें वो साजिश के तहत शामिल है, क्योंकि उनको हर चीजें मैंने पहले बता रखी है और उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। जबकि ये चिकित्सा अधीक्षक महोदय का इतिहास देखेंगे तो इससे पहले ब्लड बैंक में इसके ऊपर सत्यापित भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार के सत्यापित सबूत हैं। और वो रिपोर्ट भी मैंने शामिल की है, उनको भेजा है, जब प्रधानमंत्री जी को भेजा है, कुलपति महोदय को भेजा है, जिसमें कि ब्लड बैंक इंचार्ज के तौर पर जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए थे, इसी तरह का अनाधिकृत कैप्चर किया हुआ था जहां से इनको जांच के बाद निकाल दिए गए थे, और उस समय ये मेडिकल सुप्रिटेंडेंट थे, तब उसके बाद हटा दिए गए थे। आप समझिए कि फिर से अगर चिकित्सा अधीक्षक बने हैं तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे भ्रष्टाचार तो होगा ही। जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, सत्यापित भ्रष्टाचारी हैं, वो व्यक्ति अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर वहां के कुलपति अगर उनको बनाए हुए हैं,
तो एक भ्रष्ट आदमी क्या करेगा? भ्रष्टाचार ही तो करेगा। कि आज देश संविधान से नहीं विचारधारा से चल रही है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी लोग वैसे ही बैठ गए। मेरा तो ये कहना है कि आपके विचारधारा में ही अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको बना दीजिए ना मेडिकल सुप्रींटेंडेंट। इस भ्रष्ट आदमी को क्यों बनाए हुए हैं जो मास्क मिसकर कर रहा है? और कोई भी व्यक्ति जो इलाज के लिए आता है, मरीज की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, और डॉक्टर किसी जाति और धर्म देखकर किसी का इलाज नहीं करता। इतना नीचे नहीं गिरा जाना चाहिए। जन ज्वार जनता की मीडिया।